बीती 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजरायल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया और उसके लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर आम नागरिकों के अलावा इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया। इजरायल ने इसके जवाब में हमास से युद्ध का ऐलान कर दिया। इजरायल ने चेताया कि उस पर हमला करने वालों को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में इजरायल के अब तक 1400 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में हमास ने विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया है। इस दौरान गाजा पट्टी पर भारी तबाही देखने को मिल रही है, जहां इजरायल के जवाबी हमलों में हजारों इमारतें जमींदोज हो गईं, जबकि मरने वालों की संख्या 5000 से अधिक पहुंच चुकी है। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। संघर्ष में एक तरफ इजरायल की सेना है और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। आखिर इस जंग के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या इजरायल हमास युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? अमेरिका खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहा है, तो वहीं ईरान हमास के साथ खड़ा हुआ है। इस जंग का क्या अंजाम होगा? इन तमाम पहलुओं पर अमृत विचार ने खास बातचीत की है विदेशी मामलों के जानकार मुशर्रफ अली से। आप भी सुनिए। इसका जो है मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बता दूं कि जिस तरह से भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने जब मुल्कों जो गुलाम बना रखे थे, जब वो यहाँ से अंग्रेज गए हर मुल्क से, तो वहाँ कोई ना कोई विवाद वो छोड़कर गए, कोई ना कोई झगड़े की। जैसे भारत जब छोड़कर गए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विवाद एक बंटवारा छोड़कर गए। आप देखिएगा इराक जो छोड़कर गए अरब के अंदर, तो उन्होंने इराक जो छोड़कर गए तो पता चला कि उन्होंने कुवैत जो है, जो उसी का प्रांत था, उस टुकड़े को अलग कर दिया और अपना एक आदमी जो है वहां पर बिठा दिया तेल पे। तो इसी तरह से इंडोनेशिया देखते हैं, उसमें भी ईस्ट तैमूर का मामला है। तो आप देखेंगे ये मसला भी अंग्रेजों का ही पैदा किया हुआ मसला है। आप अंग्रेजों का थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 2015 में और 2016 में और 2017 में अंग्रेजों ने 3 संधियां की हैं। एक संधि की जो मक्का के गवर्नर थे हुसैन अली, उनसे संधि की। उनसे कहा गया कि अगर आप जो है टर्की के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ, उसमें अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपको जो है पूरा अरब का जो है, जो टर्की के अंडर में है, उनसे आज़ाद करा देंगे और आप पूरे अरब के मालिक होंगे। ये उन्होंने हुसैन 1915 में संधि की। दूसरी संधि 2016 में जो है साइक पिकेट नाम से संधि कहलाती है, जो फ्रांस, रूस, इटली और इंग्लैंड में होती है। उनमें ये संधि में ये होता है कि हम जैसे ही इस ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होगा, हम इस अरब के इलाके को आपस में बांट लेंगे। दोहरी बात, हुसैन से कह रहे हैं तुम्हें अलग अरब बना के देंगे, और आपस में जो है एक अलग संधि है, कह रहे हैं कि हम इसको आपस में बांट लेंगे। एक तीसरी संधि और है जो 17 में है, वेलफेयर जो है डिक्लेरेशन कहलाती है। उसमें क्या करा है, इंग्लैंड की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि हम यहूदियों को उनका देश जो है वहां पर जो फिलिस्तीन में बना कर देंगे। तो आप देखिएगा तीनों अलग अलग है। तो यहां से अंग्रेजों की जो ये मैं इसे धूर्तता कहूंगा, वो शुरू होती है कि उन्होंने संधि कुछ की है और उसका जो है दूसरी संधि अपने हित के हिसाब से। उसी का नतीजा है कि इजराइल जो है, इसके बाद क्या करा उन्होंने 1922 के अंदर एक प्रस्ताव पास करके, और इजराइल और उन्हें 2 प्रशासकीय इलाकों में बांट दिया, फिलिस्तीन और इजराइल। अरब, क्योंकि फिलिस्तीन की इजरायली यहूदियों की तादाद उस टाइम 1919 की जो जनगणना है उस टाइम जो है, तो यहूदी जो वहां पर 57,000 थे और अरब जो थे वो 7,26,000 थे। तो उस हिसाब से 22% जो है जमीन उन्होंने बांटकर, उन्होंने 22% जमीन जो है यहूदियों की होगी। लेकिन जब उसके बाद 47 में जब यूएनओ में प्रस्ताव पास किया गया, तो उन्होंने उस जमीन को जो है उसका बड़ा हिस्सा, यानी कि 14,100 वर्ग किलोमीटर जो है, वो जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी कम तादाद थी, उन यहूदियों को दे दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और 11,100 किलोमीटर जो है वो 7 लाख से ज्यादा जो
फिलिस्तीनी अरब थे उनको दिया। तो ये बेईमानी शुरू हुई। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद भी इजराइल जो है माना नहीं, और उसने अपने उसके जो है, ये अरब के लोग जानते भी नहीं थे ये आतंकवाद जो आज आप कह रहे हैं हमास और ये सब, उस टाइम अरब के लोग आतंकवाद जानते नहीं थे। लेकिन यहूदियों ने अपने आतंकवादी संगठन बना रखे थे। एक संगठन का नाम था हागाना, एक इरगुन, लेही जो है ईस्टर्न ग्रुप, इस तरह के बना रखे थे। और इन्होंने यूएनओ जो है उसकी बात को नहीं माना, बल्कि अरबों पर हमला शुरू कर दिया। एक बहुत मशहूर जो है गांव है जिसमें इन्होंने पूरे आदमी, औरतें, बच्चे सबको कत्ल कर दिया, वो यासीन डायर गांव है। तो इन्होंने प्लान करके जो है यासीन डायर गांव को और इस तरह के कई उसको जो है वहां पर पूरा आतंकवादी हमला करके वहां हत्याकांड किया। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने एक पूरा फंड बनाकर जमीनें खरीदनी शुरू की थी, यहूदी फंड। और वो क्या करता था, वो जमीनें शर्त ये देता था, जब यहूदियों को जमीनें देता था कि इस पर अरबों को काम नहीं करना दोगे। और एक ये काम किया था कि क्योंकि यहां से अरबों को भगाना है, तो उनका ये था कि कोई यहूदी किसी अरब ठेले वाले से या उससे जो है कोई सामान नहीं खरीदेगा। अगर कोई औरत टमाटर खरीद लेती थी तो वो जो है उसके टमाटर पर जो मिट्टी तेल डाल देते थे। अगर कोई अंडे खरीद लेती थी और तो अंडे डंडे मारकर तोड़ देते थे। तो इस तरह से अरबों को बहुत प्लान तरीके से ये जो यहूदी वादी लोग थे इन्होंने वहां से निकाला। और उससे पता चला कि 7 लाख से ज्यादा जो है उन्हें निकाल कर बाहर खड़ा किया गया, और वो दर दर को तब से भटक रहे हैं। उसके एक लंबे दौर के बाद फिर ये फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन बना, यासर अरफात वाला, और ये सब चलता रहा। अब यहां पर हमास का सवाल आता है, ये हमास जो जिसको हम कह रहे हैं। इससे पहले इस बात को जानना जरूरी होगा कि जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन है, जिसमें बहुत से ग्रुप उसके अंदर थे, उसमें अल फतेह ग्रुप भी है, उसका वो लिबरल उदार ग्रुप था। उदार का मतलब है कि वो सेकुलर था, डेमोक्रेसी चाहता है, लेकिन इस जो लिबरल और थोड़ा लेफ्ट को था, यानी कि बाईं तरफ को झुका हुआ था। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान से यासर अरफात का इंदिरा गांधी से बहुत निकट का संबंध रहा है। वो एक तरह से उन्हें जो है अपनी बहन मानते थे। तो इन्होंने क्या करा, जैसे ही जो है इन्होंने ये सोचा कि ये जो लिबरल और सेकुलर ये है संगठन जो पीएलओ है, इसके पैरेलल जो है कोई कट्टरपंथी संगठन खड़ा किया जाए, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर खड़ा किए। तो जैसे ही इन्होंने जो है हमास के लीडर को वहां से रिहा किया गया, वो जेल में बंद थे इजराइल के, वो बाहर आए, बाहर आकर उन्हें पूरी छूट दी गई कि वो इश्ताल अंगेज यानी कि उत्तेजित जो है इजराइल के खिलाफ भाषण दें, पर्चे निकालें। और उसका क्या नतीजा हुआ कि वो फिलिस्तीनी जनता जो है हमास के पास आती चली गई। अब हमास जो है वो चुनाव में आ गया, तो चुनाव में हमास ने जो है पूरी बहुमत से जीत लिया। और दूसरा ग्रुप जो फतेह, जिसमें महमूद अब्बास जिसके लीडर हैं, वो अल्पसंख्यक उसमें रह गया। लेकिन यहाँ चरित्र हमास का बदल गया। इजराइल सोचता था कि ये हमास जो है हमारे पक्ष में काम करेगा, उन्हें पक्ष में काम नहीं, वो इजराइल के खिलाफ जो है काम करने लगा। और तब उन्होंने उस इलेक्शन को ही मानने से इनकार कर दिया कि हम उसे नहीं मानेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का सीधा सा बयान था कि अगर कोई जनता गलत करेगी चुनाव में तो हम उसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो है ये एक संक्षिप्त इतिहास है इसका जो चला आ रहा है। यानी इजराइल ने ही हमास को पैदा किया और आज इजराइल के खिलाफ जो है वो सामने खड़ा है। अगर वो लिबरल और जो फिलिस्तीन जो है जो मुक्ति संगठन है उसको पनपने देता या उसके अंदर नहीं करता तो ये चीज नहीं आती। जैसे कि सर अभी 7 अक्टूबर को जो हमला किया हमास ने इजराइल पर, उसके रद्द-ए-अमल किस तरह के नतीजे देखते हैं? लगातार बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से, और बताया जा रहा है कि 3 मोर्चों पर जो इजराइल है वो इस वक्त हिजबुल्लाह उधर से तैयार है, ओमान की तरफ से, किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए ये सही है कि हिजबुल्लाह जो है वो पहले
इजराइल से 34 दिन लड़ाई लड़ चुका है और उसमें इजराइल को पीछे हटना पड़ा था। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, जैसा कि आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो ऊपरी हमले करके इतने लोगों को मार दिया, पूरा नेट खत्म कर दिया वहां का। तो अब ये कोशिश में है कि ये उसके अंदर दाखिल होंगे, लेकिन ये दाखिल होना जो है ये इसके कई अंतर्राष्ट्रीय नतीजे निकल कर आएंगे। मुझे लगता है कि ये अरब कंट्री जो है वो उनका पूरा अमेरिका को जो है और ये जो पश्चिम ब्लॉक है नाटो, इन सबको नुकसान होगा, क्योंकि ये पूरा जो है रूस और चाइना के पक्ष में चले जाएंगे और ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से अमेरिकी की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा अगर दाखिल होते हैं। तो दाखिल होने का एक तो ये नुकसान होगा, दूसरा जो है सीधी सी बात है कि पेट्रोल के दाम पहले ही बढ़े हुए थे। जो यूक्रेन की लड़ाई है, यूक्रेन की लड़ाई के कारण जो है बहुत ज्यादा तेल गैस के दाम बढ़े हुए थे। इस युद्ध ने जो है और संकट खड़ा कर दिया और तेल के दाम जो है और बढ़ेंगे, और जब तेल के दाम और बढ़ेंगे तो जाहिर है हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा, हमें ज्यादा जो है विदेशी मुद्रा चाहिए। हमारे पैसे जो रुपया है वैसे ही डॉलर की तुलना में नीचे जा रहा है, तो हम जब ज्यादा विदेशी मुद्रा खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे खरीदने के लिए, तो हमारा जो है उसका मुद्रा मूल्यन और होगा और नीचे जाएगा और आम जिंदगी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा खराब असर पड़ेगा। पहले ही महंगाई से और दूसरी चीजों से भारत की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, इसका असर जो है और भी खराब पड़ने वाला है। एक और बात मैं इसमें जो है कहना चाह रहा हूं, जो बहुत कम ना के बराबर जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई है, वो ये है कि मुझे लगता है कि ये जो हमास है ये इजराइल के नेतन्याहू की ट्रैप में आ गया, चाल में आ गया, फंस गया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के चाल में आकर कुवैत पे हमला कर दिया था। कार्रवाई जो है कुवैत के जरिए जो है उसके अंदर से तेल की बुरी तरह से निकालने का काम अमेरिका करवा रहा था कुवैत के शासक से। तो सद्दाम हुसैन ने जो है उस पर हमला इसलिए किया, उसे रोकने के लिए, तो अमेरिका ने जानबूझकर उसे आने दिया। इसी तरह से मुझे लगता है कि हमास जो है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, 3-3 जासूसी एजेंसी वहां काम कर रही हैं, जो दुनिया की मानी हुई जासूसी एजेंसी है। MI5 ब्रिटिश जासूसी एजेंसी है, CIA अमेरिकन जासूसी एजेंसी है और मोसाद जो है इजरायली है। अब 3-3 जासूसी एजेंसी के होते हुए उन्होंने पता ही नहीं चल पाया है कि हमास जो हमला कर रहा है, तो ये बात कुछ विश्वास करने वाली नहीं लग रही है। इतने होशियार जो है हमास के लोग नहीं हो पाए हुए हैं कि वो पता ही नहीं चलने। तो मुझे लगता है कि इस बात को छूट दी गई और इस मकसद से छूट दी गई कि जिस तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा करता जा रहा है, उसे वो क्षेत्र जो छोटा होता चला जा रहा है, तो ये भी उसी योजना का हिस्सा ना हो कि इस बहाने जो है वो हमला करें और उसके बाद जो है इनको गाजा से जो है और बड़ी तादाद, काफी लोग 7 लाख के करीब तो वहां से पलायन कर ही जाएंगे दूसरी तरफ, तो और ज्यादा इलाके को अभी ये जमीनी इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग वहां से निकल गए हैं उन्हें ये इजराइल फिर वापस ना जाने जाए और ये इलाका जो है पूरा उनके इजराइल के कब्जे में आ जाए, इसका जो है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू पे जो है भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, कानून बदलने के जनता जो है उसका विरोध कर रही है, तो एक घरेलू संकट से नेतन्याहू जूझ रहे हैं। इसके माध्यम से उन्होंने अपने संकट को हल करने की कोशिश की है और इमरजेंसी के जरिए जो है अपने जो विपक्षी हैं विरोध कर रहे हैं उनको इसके जरिए जो है वो सीमित या दबाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक पहलू ये लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो है इस पहलू पर भी सोचा जाए कि हमास जो है वो ट्रैप में आया है, क्योंकि इसका परिणाम हमास को मालूम है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है इजराइल कार्रवाई करेगा, लोग मरेंगे और वो मरे हैं। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया और सैकड़ों हजारों की तादाद में इमारतें जमींदोज हो गई, काफी लोग मारे गए उसमें, और
जिस तरीके से इजराइल ने ये बताने की समझाने की कोशिश की कि ये जो जंग है वो मुस्लिम बनाम मुस्लिमों से है, खास तौर पर ओआईसी इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की जो मीटिंग वगैरह भी हुई थी, एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि ये जंग जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है, इजराइल की। हालांकि रूस ने कहीं ना कहीं इमरान खान ने सपोर्ट कर रहा है उसकी, और चीन भी कहीं कहीं उनके साथ आया। तो क्या लगता है आपको जो उनकी प्लानिंग थी वो किसी तरीके से नाकाम हुई? और दूसरा ये कि क्या लगता है आपको तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये जो पूरी स्टोरी है वो जा रही है? हाँ, अगर जो है मुझे लगता है, हालांकि लगता है मुझे कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा खतरा जो है वो यही है कि इस क्षेत्र के अंदर अब काफ़ी दिनों तक जो है मतलब असंतोष बना रहेगा, और इतने लोग जो मारे हैं उन सबका जो है वो रहेगा, तो उसका क्षेत्रीय उस पे और फिर तेल-वेल सारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। मैं ये भी इस बारे में मतलब कहना चाहूँगा कि इस मसले को अगर हिंदू और हिंदी को माफ़ कीजिएगा, यहूदी और मुस्लिम नज़रिए से नहीं, बल्कि ये मानव अधिकार का मामला है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी की बात जो है ये इज़राइल जो है मान नहीं रहा हैगा। लड़ाई हमास से है, लेकिन हमास वाले जो हैं वो अपने चाहे बंकरों में छुप गए हैं या उसमें छुप गए हैं, वहाँ तो जनता, आम जो बेगुनाह जनता है वो मारे जा रहे हैं। तो इज़राइल जो है उसका मकसद भी हमास को उतना ज़्यादा नहीं है। हमास तो पहले से तैयार है, उसके तो लड़ा के पहले से तैयार हैं। वो उनको जितना नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, जो जानी नुकसान है, लेकिन ज़्यादातर तो ये इसमें कहीं पर भी इज़राइल जो है पूरी तरह से जो युद्ध के कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और बिल्कुल वही तरीका अपना रहा है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ अपनाया था। तो यही फिलिस्तीनी अरबों के साथ अपना रहा है। तो यह है। आने वाले वक्त में किस तरह के नतीजे देखते हैं यहाँ पर? अगर हिंदुस्तान की बात करें तो व्यापारिक तौर पर कितना असर पड़ने वाला है इस पर? हिंदुस्तान पे क्योंकि तेल है, दूसरी बात क्या है कि वहाँ बड़ी तादाद में अरब के अंदर भारतीय वहाँ पर काम करते हैं और विदेशी मुद्रा लाते हैं। तो जब वहाँ पर आर्थिक गतिविधियां पर प्रभाव पड़ेगा तो भारत की चारों आदमी बच ही नहीं सकता। यहाँ पर हिंदुस्तान ये सोचे कि यहाँ से हम कहीं पर युद्ध हो रहा है या अरब के अंदर या कहीं यूक्रेन में, तो हम अछूते रह जाएं, वो मुमकिन नहीं है। तो भारत पर बहुत खराब प्रभाव पड़ने वाला है इसका, इस युद्ध का। और अर्थव्यवस्था जो है पहले से ही भारत की गड़बड़ा रही है, उसमें जो है बहुत संकट से गुजर रही है। उस पर ये युद्ध जो है, यूक्रेन का तो प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा ही है, इसका भी प्रभाव पड़ना है। क्योंकि इजराइल और फलस्तीन की जंग पहले से चलती आ रही है, इनमें काफी लंबे समय से विवाद आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू साहब की बात की जाए या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, फलस्तीन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। क्या देखते हैं कि नजरियात का क्या देखते हैं, कूटनीतिक बदलाव है, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, इसमें यह है कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री जिस संगठन से संबंध रखते हैं, आरएसएस, उनकी इजराइल पक्षधर नीति हमेशा रही है। तो उन्होंने जो है एक स्वयंसेवक होने के नाते अपनी पक्षधरता जो है तुरंत जो है इजराइल के पक्ष में जाहिर की। लेकिन विदेश नीति हमारी, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही हमारी जो विदेश नीति रही है वो बहुत स्पष्ट रही है, और वो विदेश नीति 91 तक, 91 तक बहुत मजबूती से रही, इस बात में रही कि भारत जो है अत्याचारी राष्ट्र के खिलाफ खड़ा था अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और जो पीड़ित राष्ट्र है उसके पक्ष में था। तो आप देखेंगे वियतनाम पे अमेरिका अत्याचार कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जो है वो वियतनाम के पक्ष में थी, अमेरिका के खिलाफ थी, और इस बात से नाराज होकर हमारे यहाँ जो लाल गेहूं का जहाज आता था, अमेरिका ने वो जहाज तक रोक दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है झुकी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जो है उन्होंने हरित क्रांति की, और हम आत्मनिर्भर हो गए अनाज के मामले में। तो हमारी विदेश नीति, चाहे हम कमजोर थे, लेकिन अत्याचारी राष्ट्र के खिलाफ थी, जालिम राष्ट्र के खिलाफ थी, और
जो जुल्म का शिकार राष्ट्र है उसके पक्ष में थी। तो अब अगर आप जो है उस नीति से हटेंगे और आप अत्याचारी राष्ट्र के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, हमास के पक्ष में मैं नहीं कह रहा हूं कि हमास के पक्ष में जो है, हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पक्ष में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको फिलिस्तीनी जो जनता है और फिलिस्तीनी अरब जिनकी जमीनों को छीना गया, जिनके जो है पूरी इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया है, वो तो अन्याय है। और उस अन्याय के खिलाफ अगर जो है भारत नहीं खड़ा होगा तो ये हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत उसके भी खिलाफ है। हम तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। तो अगर इसमें जो है ये जो अपने इंडिविजुअल किसी संगठन की नीति है कि सिर्फ मुसलमानों पर वहाँ वो हो रहा है तो हम जो है मुसलमान पर चाहे कोई भी अत्याचार कर रहा है तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, ये सही नीति नहीं है। इस नीति जो है ये भारत की नीति नहीं है, भारत की मूल नीति नहीं है। भारत की मूल नीति है कि अत्याचारी राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना, पीड़ित जनता के पक्ष में खड़ा होना। आपका नजरिया क्या कहता है, इजराइल फलस्तीन जंग का दी एंड कहाँ होना है? इसका दी एंड जो है, देखिए अगर ये चाहे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, तो इसका दी एंड यह है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत, 2 राष्ट्र स्वीकार करो। वो कह तो रहे हैं कि हमें 22% दें, वो कहीं जिद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई फिलिस्तीनी जो है अरब कह रहे हैं कि हमें जो है 1993 की संधि, जो ओस्लो संधि है, वो कह रहे हैं उसको ही मान लो। उसमें इजराइल मान रहा था, लेकिन क्योंकि इजराइल जो है वो उसकी नीयत खराब है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे कोई बात करे, लेकिन वो पूरे एक तरह से फिलिस्तीनियों को बिल्कुल ही वहां से हटा देना चाहता है। तो इसलिए वो 1993 की संधि पर ही अमल नहीं कर रहा है। 2 राष्ट्र बन जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे इसका समाधान नहीं हो सकता। 2 राष्ट्र बना रहे, इजराइल फिलिस्तीनों को अलग जो है उनका अपना देश दे दे, जितनी है 22% दे दे, सारे पे कब्जा अपना उसका इजराइल का है, तो इसमें कहाँ हर्ज है।